Hello everyone and welcome back to the lecture series of research methodology. In this section of lecture, we are going to talk about characteristics of research. As we know, research refers to a search of knowledge and we do it in a systematic way. That is, it is a systematic investigation which should have certain characteristics. Therefore, the research is an art of scientific investigation. And scientific investigation is done on a systematic way. There are some characteristics of research which should be taken into consideration. तो एक गुड रिसर्च की कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसमें जो मेन 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. अंडर विच द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिविटी मीन्स रिसर्च इज विदाउट एनी बायस. मतलब जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसी में किसी भी तरीके का बायसनेस नहीं होना चाहिए. बायसनेस मतलब फेवरिज्म नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, हमने दो हाइपोथेसिस बनाई हैं और हम फेवर कर रहे हैं कि पर्टिकुलर एक हाइपोथेसिस को ही हम एक्सेप्ट करेंगे और दूसरे को ही हम रिजेक्ट करेंगे. तो अगर इस तरीके का बायसनेस अगर हम अपने रिसर्च में लेके आते हैं तो हमारी रिसर्च कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाती. रिसर्चर्स यूजली टेक अटमोस्ट प्रिकॉशंस that results are not affected by their own presence, behavior and attitude. तो रिसर्चर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि उनकी खुद की प्रेजेंस से, उनके बिहेवियर से या उनके एटीट्यूड की वजह से उनके रिसर्च में कोई भी इफेक्ट ना पड़े. तो किसी भी तरीके का बायसनेस वो अपने रिसर्च में नहीं लेके आते. रिसर्चर्स क्रिटिकली एग्जामिन द रिसर्च मेथड्स टू अवॉइड एनी बायस. तो रिसर्चर जो है, जो भी रिसर्च मेथड का यूज़ कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से एग्जामिन करके देखते हैं कि उन रिसर्च मेथड्स की वजह से ऐसा ना हो कि किसी भी तरीके का बायसनेस उनके रिसर्च में आए. तो हमारा पहला रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि हमें ऑब्जेक्टिविटी का ध्यान रखना होता है. मतलब कि हमारे रिसर्च में किसी भी तरीके का बायसनेस ना आए. और अगर हमारा रिसर्च जो है क्वांटिटेटिव वैल्यूज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी को हम क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं और ऐसी रिसर्च में बायसनेस रिसर्चर का बहुत कम हो जाता है. द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च इज कंसिस्टेंसी. तो रिलायबिलिटी मतलब कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी का मतलब होता है स्टेबिलिटी. तो रिलायबिलिटी होनी चाहिए हमारे रिसर्च में. मतलब अगर हम सेम रिसर्च को बार बार कंडक्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट हमेशा कंसिस्टेंट आने चाहिए, एक जैसे आने चाहिए. तभी हमारी रिसर्च जो है वो रिलायबिलिटी की कैटेगरी में आती है. इट रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच एन इन्वेस्टिगेशन प्रोड्यूसेस कंसिस्टेंट रिजल्ट. ठीक है, तो जो भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसके रिजल्ट हमेशा एक जैसे आए. अगर हमारे रिजल्ट एक जैसे आ रहे हैं इसका मतलब कि हमारे रिसर्च में रिलायबिलिटी है. इट कैन बी टर्म्ड एज वेरीफाइबिलिटी. तो इसको हम वेरीफाइबिलिटी भी कह सकते हैं. तो वेरीफाइबिलिटी मतलब जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं या कंफर्म कर सकते हैं. मतलब कि जिसके रिजल्ट सेम सिचुएशन में हमेशा एक जैसे आए. इफ़ एनी रिसर्च यील्ड्स सिमिलर रिजल्ट ईच टाइम, इट इज़ अंडरटेकन विद सिमिलर पॉपुलेशन इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट एंड विद सिमिलर प्रोसीजर्स, इट इज़ सेड टू बी अ रिलायबल रिसर्च. तो अगर हम कोई भी रिसर्च कंडक्ट करते हैं सेम पॉपुलेशन के ऊपर, सेम प्रोसीजर के साथ और उसके रिजल्ट भी हर बार सेम आते हैं, तो उसका मतलब होता है कि जो हमारी रिसर्च है वो रिलायबिलिटी को फॉलो कर रही है या हमारी रिसर्च जो है वो रिलायबल है या वेरीफाइड है. क्योंकि सेम पॉपुलेशन, सेम प्रोसीजर, सेम एनवायरनमेंट या सेम कॉन्टेक्स्ट में उसके जो रिजल्ट है वो भी हर बार सेम आ रहे हैं या कंसिस्टेंट आ रहे हैं. द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज वैलिडिटी. Validity in research mainly stand for accuracy of procedure, research instrument, test etc. तो वैलिडिटी रिसर्च में हम कब लेके आ सकते हैं? जब हम एक्यूरेट प्रोसीजर का यूज़ कर रहे हैं. प्रोसीजर मतलब एक सिस्टमैटिक रिसर्च हम यहाँ पे कर रहे हैं कि किसके बाद हम क्या करेंगे. स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को फॉलो करते हुए चल रहे हैं. हम रिसर्च इंस्ट्रूमेंट हैं वो भी एक्यूरेट रिसर्च इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं. मतलब हमारे रिसर्च के ऊपर जो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं हम उन्हीं को यूज़ कर रहे हैं जो उस केस में लॉजिकल है या इफ़ेक्टिव है. और अपने रिसर्च में हम
एक्यूरेट टेस्ट का यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमारी रिसर्च में टी टेस्ट लगना है, एफ टेस्ट लगना है, एनोवा टेस्ट लगना है, मतलब ये डिपेंड करता है टेस्ट कि हमारे रिसर्च का सैम्पल साइज़ क्या है। तो सैम्पल साइज़ के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे टेस्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या पर्टिकुलर टेस्ट को हम यूज़ कर रहे हैं। तो वैलिडिटी का मतलब ही होता है कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं वो लॉजिकली कर रहे हैं। वैलिडिटी मीन्स दैट रिसर्च मस्ट बी अनबायस्ड and free from any systematic error, as these may impact the applicability of the research. तो वैलिडिटी का मतलब ही होता है कि जो हमारी रिसर्च है वो अनबायस्ड है, मतलब यहाँ पे हम वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं। जो वेरिएबल्स हमें जैसे मिल रहे हैं या जो डेटा हमें मिल रहा है उसी डेटा को हम फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं और किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन हम उस डेटा में या वेरिएबल्स में नहीं कर रहे हैं। और हमारी रिसर्च में कोई भी सिस्टमैटिक एरर नहीं होना चाहिए। तो सिस्टमैटिक एरर्स क्या होते हैं? जैसे हमारा ऑब्जर्वेशनल एरर हो गया कि हम जिन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं हम एग्जैक्ट उन चीज़ों को नहीं लिख रहे हैं, हम अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसको नोट डाउन कर रहे हैं, या हम कोई भी इम्परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं जिसमें कैलिब्रेशन की प्रॉब्लम हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वेइंग मशीन का यूज़ कर रहे हैं तो वेइंग मशीन जहाँ पे 0 वैल्यू से शुरू होनी चाहिए वहाँ पे वो माइनस से शुरू हो रही है या 1 से शुरू हो रही है। तो इस तरीके के जो सिस्टमैटिक एरर्स हमारे रिसर्च में आते हैं, इन सिस्टमैटिक एरर्स के ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा और अपने रिसर्च को हमें फ्री फ्रॉम एनी सिस्टमैटिक एरर बनाना पड़ेगा। तो वैलिडिटी के लिए हमें अपने रिसर्च में किसी भी तरीके का बायसनेस या सिस्टमैटिक एरर, इन दोनों चीज़ों को नहीं आने देना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमारी रिसर्च को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं और उसकी वैलिडिटी को कम करते हैं। विदाउट वैलिडिटी रिसर्च गोज़ इन रॉन्ग डायरेक्शन। तो अगर हमारी रिसर्च में वैलिडिटी नहीं है तो हमारी रिसर्च का रिजल्ट हमेशा रॉन्ग डायरेक्शन में ही जाएगा। जनरली वैलिडिटी इज टर्म टू बी मच मोर इम्पॉर्टेंट देन रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वैलिडिटी, क्योंकि रिलायबिलिटी में तो कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन वैलिडिटी क्या है? अगर किसी भी तरीके का एरर या बायसनेस हमारे रिसर्च में आ गया तो कभी भी वहाँ पे रिलायबिलिटी आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि हमारा बेस ही यहाँ पे चेंज हो जाएगा। टू कीप द रिसर्च ऑन द राइट ट्रैक इट इज़ मस्ट दैट द कॉन्सेप्ट आर डिफाइंड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर सो दैट नो एरर अकर ड्यूरिंग मेजरमेंट। तो अगर हमें अपने रिसर्च को एक राइट ट्रैक में रखना है तो जो भी हमारा रिसर्च है उसका जो कॉन्सेप्ट है, उस रिसर्च का जो क्वेश्चन है वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, ताकि हमारे रिसर्च में किसी भी तरीके का सिस्टमैटिक एरर ना आ पाए या उसके मेजरमेंट में भी हम किसी भी तरीके का बायसनेस या एरर ना करें। तो वैलिडिटी कई तरीके की होती हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन है 4 टाइप्स। दैट इज़ फर्स्ट, इंटरनल वैलिडिटी। With higher internal validity, a researcher is able to establish better causal relationship between 2 or more variable। तो इंटरनल वैलिडिटी से क्या होता है कि रिसर्चर जो है कॉजुअल रिलेशनशिप को यहाँ पे स्टैब्लिश करता है। तो कॉजुअल रिलेशनशिप मतलब जैसे 2 वेरिएबल है ए एंड बी, तो ए में अगर हम कोई भी चेंज कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट बी पे पड़ेगा। तो बी पे जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसका कॉज क्या है कि जो भी हम चेंजेस ए में कर रहे हैं उसकी वजह से उसमें चेंजेस आ रहे हैं। जैसे लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ क्लियरली डिफाइन होती है या क्लियरली मेंशन होती है कि हमें केमिकल का कितना प्रपोर्शन लेना है। अगर हम उस प्रपोर्शन को थोड़ा भी कम या ज़्यादा करते हैं तो वहाँ पे हमारे रिजल्ट हमेशा अलग आएंगे या कंसिस्टेंट नहीं आते। तो इंटरनल वैलिडिटी बताता है कॉजुअल रिलेशनशिप के बारे में किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के ऊपर। सेकेंड इज एक्सटर्नल वैलिडिटी। It means that external factor that can affect the study must be controlled. For example, the response of a respondent in survey may be affected by mere presence of non-participant observer। ठीक है, तो एक्सटर्नल वैलिडिटी मतलब कि जो भी हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमारे रिसर्च को अफेक्ट करते हैं उनको हमें कंट्रोल करके रखना है। तो इसी का एग्जाम्पल है कि जैसे हम कोई सर्वे अगर हम कंडक्ट करा रहे हैं तो उसमें जो भी हम रिस्पोंडेंट ले रहे हैं उनका जो रिस्पॉन्स है वो एक्यूरेट होना चाहिए, उनका रिस्पॉन्स किसी और से अफेक्ट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने कोई एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसका रिस्पॉन्स वो दूसरे पार्टिसिपेंट्स को देखते हुए दे रहा है, मतलब उसका जो एक्चुअल रिस्पॉन्स जो आना चाहिए वो उसने उस पर टिक नहीं किया। उसने अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए
कोई एक अच्छा सा रिस्पॉन्स उसमें दे दिया जो उसके थिंकिंग के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सटर्नल वैलिडिटी हमारी कम हो जाती है। तो जो भी हम रिस्पोंडेंट सेलेक्ट कर रहे हैं उनका रिस्पॉन्स जो है दूसरे नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर से अफेक्ट नहीं होना चाहिए। द नेक्स्ट टाइप ऑफ वैलिडिटी इज फेस वैलिडिटी। बाय वैलिड वी मीन दैट सर्वेज एंड क्वेश्चनियर्स एक्यूरेटली मेजर व्हाट दे आर सपोज टू मेजर। तो फेस वैलिडिटी मतलब जो भी हमारा रिसर्च क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमारे सर्वे या क्वेश्चनियर के क्वेश्चंस होने चाहिए। मतलब जो भी हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है उनको फोकस करते हुए हमें अपने क्वेश्चन को बनाना है, एक्यूरेट क्वेश्चंस को हमें बनाना है जो हमें हेल्प करें हमारे रिसर्च क्वेश्चन को सॉल्व करने में, या जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट अफेक्ट हो रहा है। तो क्वेश्चनियर में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हम कोई भी इधर उधर के बेकार के क्वेश्चन ना पूछें। हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चनियर में वो फोकस करने चाहिए हमारे रिसर्च क्वेश्चन की तरफ, तभी हमारे रिसर्च का रिजल्ट अच्छा आएगा या वैलिड आएगा। फोर्थ इज कंटेंट वैलिडिटी। द इंडिकेटर मेजर्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्ट एंड नॉट जस्ट ए पार्ट ऑफ इट। तो कंटेंट वैलिडिटी में हम केवल एक दो चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते, हमारे रिसर्च क्वेश्चन से अदर जितने भी पार्ट अफेक्ट हो रहे हैं हम उन सब चीज़ों के ऊपर वहाँ पे ध्यान देते हैं। तो जितने भी एस्पेक्ट हमारे रिसर्च क्वेश्चन से जुड़े हुए हैं उन सब के ऊपर हम ध्यान देते हुए अपने रिसर्च की वैलिडिटी को यहाँ पे इंक्रीज़ करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल हो सकता है कि जैसे कोई भी एक प्रोफेसर है जो अपने स्टूडेंट की सब्जेक्ट नॉलेज को टेस्ट करना चाहता है, फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स की, तो वो अपने क्वेश्चन पेपर में वो सारे टॉपिक्स को कवर करेगा जो उसने अपने क्लास में पढ़ाए हैं, और वो उन सब चीज़ों को कवर नहीं करेगा जो उसने नहीं पढ़ाए। फॉर एग्जाम्पल जो भी टॉपिक्स उसने स्टैट्स में पढ़ाए हैं उन्हीं से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस को वहाँ पे पूछेगा, और जितने भी अनरिलेटेड टॉपिक्स हैं जैसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो गया, हिस्ट्री, बायोलॉजी, तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर वो वहाँ पे फोकस नहीं करेगा। वो ओवरऑल नॉलेज किस चीज़ का टेस्ट करेगा, केवल और केवल उस सब्जेक्ट का जो उसने पढ़ाया है। तो कंटेंट वैलिडिटी में हम ध्यान देते हैं उन सभी एस्पेक्ट्स के ऊपर जिससे हमारा रिसर्च क्वेश्चन रिलेटेड है। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज क्लोजली रिलेटेड टू वैलिडिटी। तो एक्यूरेसी जो है वैलिडिटी से रिलेटेड है। इट इज़ ऑल्सो द डिग्री टू विच रिसर्च प्रोसेसेस, इंस्ट्रूमेंट्स एंड टूल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो एक्यूरेसी में हम ये देखते हैं कि जितने भी हम रिसर्च के प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं या इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं या जितने भी टूल्स या मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं ये आपस में कैसे रिलेटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरफ जा रहे हैं तो सारे टूल्स जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च को फोकस करते हुए ही हम वहाँ पे यूज़ करेंगे, या रिसर्च प्रोसीजर जो है वो हमारा डिडक्टिव रिसर्च की तरफ ज़्यादा रहेगा। वहीं अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे हम इंडक्टिव रिसर्च की तरफ मूव करेंगे, और जो भी टेस्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे या क्वेश्चनएयर हम बनाएंगे वो भी हमारे कैसे होंगे, ओपन एंडेड होंगे। तो एक्यूरेसी अगर हमें अपने रिसर्च में लेके आनी है तो जो भी प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं या जो भी टूल एंड टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं ये सारी चीज़ें भी आपस में रिलेटेड होनी चाहिए। एक्यूरेसी ऑल्सो मेजर्स वेदर द रिसर्च टूल हैव बिन selected in the best possible manner and research procedure suits the research problem or not। तो एक्यूरेसी में हम इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि जो भी रिसर्च टूल हम यूज़ कर रहे हैं अपनी रिसर्च में वो बेस्ट टूल है कि नहीं, और जो भी रिसर्च प्रोसीजर हम यूज़ कर रहे हैं वो रिसर्च प्रोसेस जो है हमारे रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड है कि नहीं, या हमारे रिसर्च प्रॉब्लम से कंसर्न है कि नहीं। देयरफॉर चूजिंग द बेस्ट डेटा कलेक्शन टूल इम्प्रूव्स द एक्यूरेसी ऑफ द रिसर्च। इसीलिए अगर हम बेस्ट डेटा कलेक्शन टूल को अगर हम यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से हमारी रिसर्च की एक्यूरेसी भी इम्प्रूव हो जाती है। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज क्रेडिबिलिटी। इट इज़ द यूज ऑफ बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द बेस्ट प्रोसीजर्स इन द रिसर्च। तो क्रेडिबिलिटी मतलब कि जो भी हम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो बेस्ट होना चाहिए। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हो गया, जैसे कि सेकेंडरी डेटा अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं तो जो भी हम सेकेंडरी डेटा ले रहे हैं वो अच्छे रिसर्च जर्नल्स का हम वहाँ पे यूज़ करें। तो जितने अच्छे और वैलिड रिसर्च जर्नल का हम यूज़ करेंगे उतनी ही अच्छी क्रेडिबिलिटी हमारे रिसर्च की हो जाती है।
द यूज़ ऑफ सेकेंडरी डेटा सेव्स टाइम एंड रिड्यूस कॉस्ट। तो अगर हम अपने रिसर्च में सेकेंडरी डेटा का यूज़ कर रहे हैं तो हम सेकेंडरी डेटा का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि सेकेंडरी डेटा जो है ऑलरेडी टेस्टेड डेटा होते हैं या वेरीफाइड डेटा होते हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है, और इन डेटा को अगर हम अपने रिसर्च में यूज़ करते हैं तो ये हमारा टाइम एंड कॉस्ट दोनों ही सेव कर लेता है। द एक्यूरेट रेफरेंसेस इन रिसर्च एनहेंसेस द क्रेडिबिलिटी ऑफ रिसर्च, बट फेक रेफरेंसेस ऑल्सो डिक्रीजेज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द रिसर्च। तो अगर हम अच्छे रेफरेंसेस का यूज़ कर रहे हैं, वेल रिनाउंड जर्नल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे रिसर्च की क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है। वहीं अगर हम फेक रिसर्चेस को यूज़ करते हैं या रेफरेंसेस को यूज़ करते हैं तो हमारे रिसर्च की क्रेडिबिलिटी वहाँ पे डाउन हो जाती है। द सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक इज जनरलाइजेबिलिटी। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू वैलिडिटी। तो जनरलाइजेबिलिटी भी हमारी वैलिडिटी से ही रिलेटेड होती है। इट रिफर्स टू द डिग्री टू विच रिसर्च फाइंडिंग कैन बी अप्लाइड टू अ लार्जर पॉपुलेशन साइज। तो जनरलाइजेबिलिटी क्या करती है कि अगर हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं स्मॉल सैम्पल साइज़ के ऊपर, मतलब जो हमारा सैम्पल साइज़ है वो 30 से कम है, और इसके जो भी रिजल्ट आते हैं वो हम लार्ज सैम्पल साइज़ के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अबव 30 के, और उसके जो रिजल्ट हैं वो सही आते हैं, या हम इन चीज़ों को जनरलाइज कर सकते हैं। इसका मतलब जो हमारी रिसर्च है वो जनरलाइजेबिलिटी को फॉलो करती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने रायबरेली में कोई भी एक रिसर्च कंडक्ट की और उसके जो भी रिजल्ट आते हैं वो हम पूरे यूपी में अप्लाई कर देते हैं और वो रिजल्ट एप्लीकेबल भी है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो रिसर्च है वो जनरलाइजेबल रिसर्च है, जिसको हम मतलब स्मॉल सैम्पल साइज के रिसर्च को हम लार्ज सैम्पल साइज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। द सैम्पल कंसीडर्ड इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन, सो द फाइंडिंग शुड बी एप्लीकेबल टू द पॉपुलेशन। तो जो भी हमने सैम्पल पहले सेलेक्ट किए थे और उसकी वजह से जो भी हमारे रिजल्ट आए हैं उसको हम लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो मतलब हमारी जो रिसर्च है यहाँ पे जनरलाइजेबल रिसर्च है। तो यहाँ पे जान लेते हैं कि सैम्पल और पॉपुलेशन क्या है। तो पॉपुलेशन जैसे कि ये पूरी अर्थ हो गई, और सैम्पल जैसे हमने इंडिया को ले लिया। इसी तरह अगर हम इंडिया के ऊपर कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं तो इंडिया क्या हो गया, हमारा पॉपुलेशन, और यूपी में हम कोई रिसर्च कर रहे हैं तो यूपी क्या हो जाएगा, हमारा सैम्पल। इसी तरह अगर हम यूपी में कोई रिसर्च कर रहे हैं तो यूपी हमारा क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन, और रायबरेली के सैंपल को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो रायबरेली हो जाएगा हमारा सैंपल। इसका मतलब पॉपुलेशन जो है वो लार्ज साइज होता है और सैंपल जो है वो स्मॉल साइज होता है। द सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक इज एम्पेरिकल रिसर्च। इट इज़ बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंस, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन बाय द रिसर्चर। तो एम्पेरिकल रिसर्च के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो एम्पेरिकल रिसर्च जो है रियल लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर बेस होता है, जिसमें हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेते हैं या हम डायरेक्टली फील्ड में जाके चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। इट इम्प्लाइज दैट रिसर्च इज रिलेटेड बेसिकली टू वन और मोर आस्पेक्ट ऑफ अ रियल सिचुएशन एंड डील्स विद कॉन्क्रीट डेटा दैट प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर एक्सटर्नल वैलिडिटी टू द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च। तो एम्पेरिकल रिसर्च का मतलब क्या होता है कि जो रिसर्चर है वो रियल सिचुएशन को फेस करता है, रियल ऑब्जर्वेशन से जो भी उसे डेटा मिलता है उसको वो कलेक्ट करता है, और इसके वजह से जो रिसर्च की एक्सटर्नल वैलिडिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो अगर हमारी रिसर्च की एक्सटर्नल वैलिडिटी अच्छी है तो हमारे रिसर्च का रिजल्ट भी वहाँ पे अच्छा आएगा। और एम्पेरिकल रिसर्च में हम एक से ज़्यादा एस्पेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं और रियल सिचुएशन से जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन की वजह से हमें जो भी डेटा मिलता है उसके ऊपर हम यहाँ पे फोकस करते हैं। द एट्थ कैरेक्टरिस्टिक इज सिस्टमैटिक। फॉर अ रिसर्च टू बी इफेक्टिव इट हैज़ टू बी सिस्टमैटिक। तो अगर हम अपनी रिसर्च को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो हमारी रिसर्च जो है सिस्टमैटिक रिसर्च होनी चाहिए। सिस्टमैटिक रिसर्च मतलब कि स्टेप बाय स्टेप हम धीरे धीरे फर्दर प्रोसीड करें एक साइंटिफिक वे में। इट इज़ द ओनली अप्रोच टू अंडरटेक एनी रिसर्च वर्क एंड ईच स्टेप मस्ट फॉलो द अदर। तो सिस्टमैटिक वे में क्या होता है कि कोई भी हम रिसर्च क्वेश्चन से रिलेटेड अगर हम कोई भी रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे जो भी स्टेप्स हैं
वो एक दूसरे से अफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी एक स्टेप को स्किप करते हैं तो वहाँ पे हमारी रिसर्च के रिजल्ट जो है वो इनवैलिड हो जाएंगे। तो सिस्टमैटिक रिसर्च में हमें स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स को फॉलो करना होता है और सारे ही स्टेप अपने रिलेटेड स्टेप से इन्फ्लुएंस होते हैं। मतलब स्टेप नंबर 3 इन्फ्लुएंस होगा स्टेप नंबर 2 से और स्टेप नंबर 4 से। देयर आर ए सेट ऑफ procedures that have been tested over a period of time and are thus suitable to use in research। तो सिस्टमैटिक रिसर्च में एक रिसर्च प्रोसीजर होता है जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कई बार हम टेस्ट कर चुके हैं, और ये जो प्रोसीजर है वो सूटेबल होता है हमारी रिसर्च को कंडक्ट करने में। ईच रिसर्च देयरफॉर शुड फॉलो ए डेफिनेट प्रोसीजर, इसीलिए हर एक रिसर्च को एक डेफिनेट प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी रिसर्च प्रोसेस है उसके कई सारे स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला स्टेप होता है डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, अपने रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। सेकंड होता है रिव्यू द लिटरेचर, तो हम रिव्यू कैसे करेंगे, जो भी प्रीवियस फाइंडिंग है उनके ऊपर हम ध्यान देंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट और थ्योरीज बनी हैं उनके ऊपर हम ध्यान देंगे, और डेटा को यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है फॉर्मुलेट रिसर्च हाइपोथेसिस। तो रिसर्च हाइपोथेसिस में हम 2 हाइपोथेसिस बनाते हैं, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इन हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए फर्दर हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो इसके लिए हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं जो है रिसर्च डिज़ाइन। तो इसमें हम अपने रिसर्च का पूरा डिज़ाइन बनाते हैं कि हम क्वांटिटेटिव वे का यूज़ करेंगे कि क्वालिटेटिव वे का यूज़ करेंगे, हमारी जो रिसर्च है वो इंडक्टिव है कि डिडक्टिव एटसेट्रा। नेक्स्ट है हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा। तो कलेक्शन ऑफ डेटा में हम क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे क्वांटिटेटिव वे में या क्वालिटेटिव वे में। नेक्स्ट इज एनालाइज द डेटा। तो यहाँ पे हम डेटा को एनालिसिस करेंगे, अलग अलग तरीके के टेस्ट इनके ऊपर लगाएंगे और उनके रिजल्ट को लास्ट स्टेप में हम इंटरप्रेट करते हैं और एक रिपोर्ट बनाते हैं। तो ये क्या है, एक सिस्टमैटिक तरीका होता है जिसके थ्रू हम अपने रिसर्च प्रॉब्लम से उसके सॉल्यूशन तक जाते हैं या रिजल्ट तक हम जाते हैं। द 9th characteristic of research is cyclical. Research is a cyclical process because it starts with a problem and ends with a problem. तो रिसर्च हमने पहले ही पढ़ा है कि एक साइक्लिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हम एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं और एंड भी हम एक क्वेश्चन के साथ करते हैं। तो इसी तरह जो हमारी नॉलेज है या इन्फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि हर एक रिसर्च एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट होती है और जो भी उसके रिजल्ट आते हैं उस रिजल्ट से अगेन एक और क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है। The last characteristic of research is logical. Research is guided by the rules of logical reasoning. Induction and deduction are of great value in research. Therefore, a good research is logical. तो कोई भी अगर एक अच्छी रिसर्च है तो वो रिसर्च लॉजिकल रिसर्च होती है। तो लॉजिकल रिसर्च मतलब हम यहाँ पे डील करते हैं रीजनिंग से, और रीजनिंग क्या बताती है कि कोई भी चीज़ क्यों हुई। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इंडक्शन और डिडक्शन मेथड का। तो इंडक्शन में हम क्या करते हैं, हम मूव करते हैं स्पेसिफिक से जनरल की तरफ, और डिडक्शन में हम मूव करते हैं जनरल से स्पेसिफिक की तरफ। मतलब डिडक्शन अप्रोच में हम न्यूमेरिकल डेटा या क्वांटिटेटिव डाटा का ज़्यादा यूज़ करते हैं, वही इंडक्टिव रिसर्च में हम क्वालिटेटिव डेटा के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसीलिए जो भी हमारी रिसर्च है वो लॉजिकल रिसर्च होनी चाहिए। तो क्लास आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।